नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 चुभती भूल। इसके पहले भाग में आप इस पाठ का वीडियो देख चुके हैं। इस भाग में मैं आपको पाठ में आए कुछ नए शब्द बताऊंगी, कुछ कठिन शब्द जिनके आपको अर्थ रेखांकित करते जाना है। जब मैं बताऊं, आपको जो शब्द कठिन लगते हैं आप उनको अंडरलाइन करें, रेखांकित करें, जैसा कि हम हर पाठ में करते हैं। तो निकाल लीजिए अपनी अपनी पेंसिल और उससे पहले कर ले चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब मैं अगले पार्ट की वीडियो डालूं आपको पहले से ही पता चल जाए। तो चलिए निकाल लीजिए अपनी पेंसिल। अच्छा, आपने इस पाठ के वीडियो में देखा होगा कैसे एक छोटा सा बच्चा, हम वीडियो में देखते हैं कि वो छोटा सा बच्चा है, लेकिन जो लेखक हैं वो अपने बचपन की बात बता रहे हैं इस पाठ में। आप भी कभी, आप तो अभी छोटे ही बच्चे ही हैं, कई बार आपसे भी कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं ना, तब हमें लगता है कि मुझे वो गलती नहीं करनी चाहिए थी, या उस समय की हुई गलती के लिए आज मैं बहुत पछताती हूँ, बहुत गिल्टी फील करती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि काश ऐसा हो कि मैं उनसे माफ़ी मांग सकूं, लेकिन तब तो वो दिन निकल गए होते हैं। हम माफ़ी भी नहीं मांग सकते, हम सिर्फ पछता सकते हैं। तो इस पाठ से हमें भी एक सीख मिलेगी। तो चलिए निकाल ली अपनी पेंसिल, आप सबने तैयार हैं। जिस समय की इस पाठ में बात हो रही है उस समय जो लेखक हैं वो छोटे हैं, उनकी उम्र आप सबके जितनी ही है, छोटे हैं वो। तो वो उस समय की बात बताते हैं, ठीक है। तो सबकी पेंसिल तैयार होगी सीखने के लिए। उन दिनों मेरी उम्र अधिक से अधिक 10 बरस की रही होगी। लेखक यहाँ पर अपनी बात कर रहे हैं, खुद की, स्वयं की, कि जब जिस समय की वो घटना बता रहे हैं उन दिनों, उस टाइम मेरी उम्र, उम्र यानी एज, अधिक से अधिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी उस समय उनकी उम्र? 10 बरस, 10 ईयर्स की। जिस समय की लेखक यह बात बता रहे हैं, यह घटना बता रहे हैं, उस समय उनकी एज कितनी थी? 10 ईयर्स, 10 बरस थी। तो उस समय की बात बता रहे हैं। पिताजी पुलिस में थे। पिताजी या पापा या डैडी, आप जो भी नाम से बुलाते हैं, फादर किस में थे? पुलिस में। वो पुलिस की नौकरी करते थे। उनकी बदली होती रहती थी। बदली, बदली इसका अर्थ है जिसको आप ट्रांसफ़र बोलते हो। जो उनकी नौकरी थी, उनकी जॉब थी, वो पुलिस में थे, तो उनकी यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होती रहती थी। ऐसा उनकी नौकरी में होता था, जॉब में। बदली आप रेखांकित कर सकते हैं, यानी ट्रांसफ़र। इसलिए मैं छोटी उम्र में ही बहुत से गांव और कस्बे देख चुका था। छोटी उम्र में, उम्र में अभी बताई थी यहाँ पर, एज में बहुत से गांव देख चुके थे, विलेज और कस्बे देख चुके थे। अच्छा, कस्बा किसको बोलते हैं? एक होता है गांव, एक आप जानते हैं शहर, तो कस्बा किसे कहते हैं? कस्बा वो होता है जहाँ पर कल्चर दिखने में गांव के जैसा होता है, लेकिन शहर वाली सारी की सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, इसलिए उसको शहर नहीं कह सकते। छोटे छोटे, छोटा अस्पताल, छोटे स्कूल या छोटा सा मार्केट, ये सब वहाँ पर होता है, लेकिन ना वो पूरी तरह गांव है कि बिल्कुल ही सारी चीज़ों से वंचित है, ना ही पूरी तरह से वो शहर कह सकते हैं कि वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, फैसिलिटी हैं, इसलिए उसको कस्बा कहते हैं। मेरी हमेशा यही इच्छा रहती थी कि बदली का सिलसिला बराबर चलता रहे। अब लेखक बोल रहे हैं कि मेरी तो यही इच्छा रहती थी, मैं तो यही चाहता था कि जो बदली है, ट्रांसफ़र है, उसका सिलसिला यानी ये जो ट्रांसफ़र है वो कंटिन्यू चलता रहे, और मैं नए नए स्थान, नदी नाले, जंगल, पहाड़ आदि देखता रहूं। जब ट्रांसफ़र होगा तो दूसरी जगह पर जाएंगे, बदली होगी तो, और दूसरी जगह पर जाएंगे तो और नई चीज़ें देखने को मिलेंगी।
तो लेखक बोल रहे हैं कि मैं तो ऐसा ही, मेरी तो इच्छा यही रहती थी कि बस हम घूमते ही रहें, ऐसे ही ये ट्रांसफ़र ऐसे ही चलता रहे, कभी इधर कभी उधर, तो मुझे नई नई चीज़ें, नए नए स्थान, नदी नाले देखने को मिलेंगे। जब पिताजी की बदली रहली से राहतगढ़ में हुई, रहली और राहतगढ़ ये जगह के नाम हैं। पिताजी की बदली, पापा जो उनके थे उनकी ट्रांसफ़र, बदली बता चुकी हूँ, बार बार ये शब्द आए तो कंफ्यूज मत होना। रहली से राहतगढ़ में जब हुई तब मुझे बड़ा आनंद आया। आनंद मतलब बहुत मज़ा आया, खुशी हुई मुझे। मैं स्कूल की पुस्तक में राहतगढ़ की प्रशंसा पढ़ चुका था। जो लेखक के स्कूल में कोई पुस्तक रही होगी जिसमें राहतगढ़ के बारे में लिखा गया था, तो उसमें एक एक तरह से तो राहतगढ़ की प्रशंसा ही लिखी गई थी। प्रशंसा का अर्थ है उसकी एकदम तारीफ की गई थी, एप्रिसिएशन था, ये तो बहुत अच्छी जगह है, खूब सारी उसमें उसके बारे में लिखा गया था। राहतगढ़ देखने पर पता चला कि पुस्तक में लिखी हुई प्रशंसा अधूरी है। अधूरी यानी इनकम्प्लीट, कि जितना पुस्तक में पढ़ा था कि राहतगढ़ तो बहुत खूबसूरत है, ऐसा कुछ लिखा था, लेकिन पता चला जब देखा खुद से तो पता चला कि पुस्तक में लिखी हुई प्रशंसा तो अधूरी है, राहतगढ़ उससे कहीं अधिक सुंदर है। जितना पढ़ा है उससे देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। अधिक भी बोलते हैं, ज़्यादा भी बोलते हैं। राहतगढ़ में बीच बाजार में पुलिस थाने के ठीक सामने चौरास्ते के बीचों बीच एक चबूतरा बना हुआ था। राहतगढ़ के बीच बाजार में, जो बाजार है उसके मेन जो सर्कल बोल सकते हैं आप उसको, उसका जो सेंटर है, वहाँ पर बिल्कुल पुलिस थाने के सामने, वहाँ पर पुलिस थाना था, उसके ठीक सामने चौरास्ते के बीच। चौरास्ता किसको बोलते हैं? चौरास्ता वो होता है जो क्रॉस रोड होता है, चौराहा या चौरास्ता, जो क्रॉस रोड है जहाँ पर चार रास्ते आपस में मिलते हैं, वहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ था। चबूतरा कहते हैं एक तरह से प्लेटफॉर्म को, और उसके पास एक हरा भरा खूब लंबा चौड़ा पीपल का पेड़ था। अच्छा, पीपल का पेड़ और बरगद के पेड़, चबूतरे ज़्यादातर उस समय में इन्हीं पेड़ों के आसपास बनाते थे, क्योंकि एक तरह से ये बहुत पवित्र पेड़ माने जाते हैं और उनको बचाए रखने के लिए भी चबूतरा बना देते थे। चबूतरा यानी प्लेटफॉर्म। देखो आपको दिखाती हूँ मैं, ये जो पेड़ है इसके चारों तरफ ऐसे सर्कल में बना देते थे, उसको चबूतरा कहते थे, प्लेटफॉर्म को। तो वहाँ पर एक पेड़ था खूब लंबा चौड़ा, पीपल का पेड़। मैं अक्सर उस चबूतरे पर जाकर बैठता और घंटों अपने साथियों के साथ खेलता कूदता था। अक्सर, अक्सर मतलब मेरा एक तरह से रूटीन था। मैं वहाँ पर जाता था, चबूतरे पर बैठ जाता था और घंटों अपने साथी, साथी मतलब दोस्त जो उसके थे वो भी आ जाते थे, उनके साथ वो खेलते कूदते थे उस चबूतरे पर, जैसा कि हम पिक्चर में देख भी सकते हैं। जब सूरज डूबने को होता, डूबना यानी ऐसे पानी में डुबकी लगाना नहीं, सूरज का डूबना यानी कि सूरज का छिपना, तो उस समय पे ठंडी ठंडी हवा बहने लगती थी। एकदम ठंडा हो जाता है ना मौसम जब सूरज, अच्छा सूरज होता है तो बहुत गर्मी होती है सूरज की किरणों की वजह से, लेकिन जब सूरज छिप जाएगा, शाम होते होते, इवनिंग होते होते ठंडक होने लगती है, तब एक बूढ़ा अपनी कमर झुकाए लाठी टेकते हुए धीरे धीरे चलकर आता और उसी चबूतरे पर बैठता। जब शाम का समय होता, ठंडक हो जाती थी, तब एक बूढ़ा आदमी कमर को झुकाए, जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तो कमर झुक जाती है, बैक जो है वो थोड़ी सी झुक जाती है। अब चलने के लिए कुछ तो सहारा चाहिए ना, तो वो लाठी लेकर रखते थे, एक स्टिक लेकर रखते थे और फिर धीरे धीरे आकर उसी चबूतरे पर बैठ जाते थे। वह बड़ी देर तक अपनी तस्बीह के दाने गिनता रहता और जब सूरज पहाड़ों की ओट में छिप जाता रुमाल बिछाकर नमाज पढ़ता।
तस्बीह के दाने गिनता। तस्बीह होती है, आप ध्यान देना, जो पूजा करते हैं या किसी साधु संत के हाथ में आपने कभी देखा हो, एक माला होती है जो उसके प्रार्थना करते समय उसके मोती, हमें ऐसा लगता है कि वो गिन रहे हैं उनको, 1 2 3 4, लेकिन वो उनको गिन रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ वो अपने भगवान का, इष्ट देव का नाम ले रहे होते हैं, यानी जाप कर रहे होते हैं। तो वो तस्बीह के दाने गिनते, और जब सूरज पहाड़ों की ओट में, यानी पहाड़ों के पीछे, पहाड़ जो है वहाँ पर माउंटेन है, उनके ओट में यानी आड़ में जब छिप जाता, मतलब सूरज अब बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तब वो रुमाल बिछा कर नमाज पढ़ते। नमाज पढ़ते यानी वो मुस्लिम है तो वो प्रार्थना करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो वो अपना रुमाल बिछा लेते वहीं चबूतरे पर ही, और वो नमाज पढ़ने लगते। अब चबूतरे पर ही ये सारे बच्चे बैठे हैं, खेल रहे हैं, और चबूतरे पर ही वो बूढ़े बाबा आ जाते हैं। यद्यपि मैं घर में पिताजी को नमाज पढ़ते हुए देखा करता था, तब भी उस बूढ़े की नमाज में कुछ और ही बात थी। यद्यपि, ऑल्दो, कि ऐसा नहीं है कि मैंने उनको पहली बार नमाज पढ़ते हुए देखा था। पिताजी थे, वो भी नमाज पढ़ते थे, मैं उनको देखता था, लेकिन जो बूढ़ा है उसकी नमाज में कुछ और ही बात थी। उसकी सन के समान सफ़ेद और लहराती हुई लंबी दाढ़ी, उसका वह हाथ फैलाकर दुआएं मांगना मुझे अच्छा लगता था। सन के समान सफ़ेद दाढ़ी, मतलब सन के समान सफ़ेद, मैं इंग्लिश में कहूँ तो वाइट एज फ्लेक्स, लेकिन आप इसको मान सकते हैं कि जो वाइट है, सफ़ेद है, वो भी एकदम चमकीला है, शाइन कर रही है उनकी सफ़ेद और लहराती हुई दाढ़ी, यानी उनकी थोड़ी बड़ी लहरा रही है, इसका मतलब बड़ी है ना दाढ़ी, तो वो सफ़ेद है। और ये लेखक को अच्छी लगता था कि एक तो उनकी एकदम चमकती हुई सी सफ़ेद है, लहराती हुई दाढ़ी भी है, और उस पे से वो बैठ के रुमाल पे नमाज पढ़ते हुए हाथ फैलाकर दुआएं मांगते हैं। अच्छा लगता था लेखक को। हम मंदिर जाते हैं तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, जब नमाज अदा करते हैं तो हाथ को ऐसे फैलाकर दुआ मांगते हैं, तो उसको ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी लेखक को। वह बूढ़ा मुझे एक खिलौने के समान जान पड़ता था, उसके साथ खेलने के लिए मेरा मन मचलने लगता, यानी थोड़ी सी तो शैतानी उनको करनी है, बचपन है तो शैतानी सूझ ही जाती है। तो उसको लगता कि अब तो ये चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं कहने वाला, क्योंकि वो तो नमाज पढ़ रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं हाथ फैलाकर, तो उसको खिलौने की तरह लगने लगते, कि मेरे को लगता कि उनको छेड़ूं, ऐसा उनका मन मचलने लग जाता। मैं निडर तो था ही, निडर किसको कहते हैं, जो नहीं डरता, तो मैं निडर तो था ही, लेकिन फिर पुलिस वाले का लड़का, क्योंकि लेखक के पिता पुलिस में थे, तो वो उनके लड़के हैं तो पुलिस वाले के लड़के हैं ना, तो इसलिए भी निडर था, क्योंकि पुलिस वाले का लड़का था मैं तो। उस जमाने में पुलिस वाले देहात में बादशाह समझे जाते थे। उस जमाने में यानी उस टाइम में पुलिस वाले, जो पुलिस ऑफिसर थे, वो देहात में, देहात बोलते हैं किसको बोलते हैं, गांव, तो जो द कंट्री साइड, उसमें पुलिस वालों को बादशाह यानी राजा समझा जाता था। इतना मान सम्मान था पुलिस वालों का, इतना लोग आदर करते थे, सभी उनके सामने थर थर कांपते थे। अब ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले थे तो किसी को भी मारने लगेंगे और सब उनसे थर थर कांपते हैं। थर थर कांपना यानी डरना, लेकिन उनका एक रौब था, पुलिस वाले थे तो सब वैसे ही डरते थे। ऐसे में उनके बाल बच्चों से कोई क्या कह सकता था। बाल बच्चे यानी जो उनके बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं, उनको भला कोई दूर से ही कहेगा, अरे ये तो पुलिस वाले का लड़का है, तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं।
तो उसको लगता है लेखक को कि ऐसे में भला पुलिस वाले के लड़कों को कोई क्या कह सकता था, और इस ख्याल ने मुझे और भी निडर बना दिया। जब मैं ऐसा सोचता कि पुलिस वाले का बेटा हूँ, मुझे तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, तो मुझे और भी निडर बना दिया, यानी मैं और भी निडर हो गया, मुझे किसी का डर ही नहीं रहा अब तो। इसलिए जब वह बूढ़ा नमाज पढ़ने लगता तब मैं उस पर धूल फेंकता, धूल यानी डस्ट। कभी उसे छोटे छोटे कंकड़ मारता, कंकड़ का अर्थ है स्टोन, वैसे तो पत्थर को स्टोन बोलते हैं, लेकिन कंकड़ भी पत्थर जो होता है वो आप स्टोन बड़ा, लेकिन ये छोटे छोटे टुकड़े कंकड़, कभी वो उस पर फेंक देते, कभी उसका रुमाल खींच लेते। वह बेचारा कुछ नहीं बोलता। कौन? बूढ़ा आदमी कुछ भी नहीं कहता, केवल एक आध बार मेरी ओर टेढ़ी आंखों से देखकर रह जाता। टेढ़ी आंखों से देखना यानी थोड़ा सा झुक कर उसको बस देख लेते। लेकिन लेखक को इतना करने के बाद भी वो बूढ़े आदमी कुछ भी नहीं कहते। कभी वो उन पर धूल फेंक देते, कभी वो उन पर कंकड़ फेंक देते, तो बस थोड़ा सा टेढ़ा देखते और चुप रहते। जब उसका जी बहुत थक जाता, जी यानी मन, जब उनको बहुत वो थक जाते मेरे इतनी शरारत से, तब वह मुझसे इतना ही कहता, बेटा इतनी उधम ना किया करो, सीधे खेला करो। कि बेटा इतनी उधम, उधम यानी शरारत, तुम इतनी शरारत मत किया करो, सीधे खेला करो। बस इतना ही बोलते, बाकी वो कुछ भी नहीं कहते। इस पर मैं उसकी आफत कर देता था। आफत, आफत यानी एक तरह से डिजास्टर था वो, और उधम कर देना। एक तो मुझे डांट लगाए, जोर से डांटे तो मैं चुप होके पीछे हट जाऊं, लेकिन कोई मुझे डांट ही नहीं रहा तो मैं और शरारत करूं ना। तो लेखक यही सोच रहा है कि वो तो कुछ कहते नहीं, बस ज़्यादा ही थक जाते तो बस इतना ही बोलते थे कि बेटा इतनी उधम ना किया करो, सीधे खेला करो। पर मैं तो और आफत कर देता, और भी मुसीबत बढ़ा देता। आफत मतलब मुसीबत। उसके चारों ओर शोर मचाता, उनके घूमते, शोर मचाते, और उसे मुंह बनाकर चिढ़ाता। जैसे आप छोटे छोटे बच्चे अपने दोस्तों को चिढ़ा देते ना, ऐसे करके मुंह बनाते और उनको चिढ़ाते। बार बार गाता, बड़ा नमाजी बना है बब्बा, बड़ा नमाजी बना है बब्बा। चिढ़ाते उसको। किसको? बूढ़े आदमी को। आप बूढ़े आदमी को देख सकते हो, झुकी हुई कमर है, सफ़ेद लहराती हुई बड़ी सी दाढ़ी है, और ये पुलिस वाले हैं लेखक के पिताजी। उस बूढ़े को उस चबूतरे से बड़ा मोह था। चबूतरा वो जो प्लेटफॉर्म बना हुआ था पेड़ के चारों तरफ, उससे बूढ़े को बड़ा मोह था। मोह किसको कहते हैं? मतलब एक तरह से प्यार था, उनको एक लाड था। तो वो उसी पर आकर बार बार बैठ जाते थे। वह चुपचाप मेरी शरारतें सहता और रोज़ उसी चबूतरे पर आकर नमाज पढ़ता। जो बूढ़ा आदमी है उसको चबूतरे से प्यार है, तो रोज़ वहीं आते और चुपचाप बैठते थे, मेरी शरारतें भी सहन करते थे, वहीं पर नमाज भी पढ़ते थे आकर, रोज़ यानी डेली। एक दिन वह हाथ फैलाकर दुआएं मांग ही रहा था कि मैंने उसके सिर पर से टोपी खींच ली और गाना शुरू किया। जब वो नमाज अदा करते हैं तो अपना सिर ढक लेते हैं, तो वो टोपी पहन रखे थे बूढ़े बाबा, और उन्होंने हाथ फैलाकर दुआएं मांगनी शुरू की, तो लेखक ने उनके सिर पर से वो टोपी खींच ली। टोपी, कैप जो लगा रखी थी वो खींच ली और गाना शुरू कर दिया। बब्बा की टोपी बड़ी अनोखी, बब्बा की टोपी बड़ी अनोखी। अनोखी मतलब निराली। एकाएक पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। एकाएक मतलब अचानक से, सडनली पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब वो गाना गा रहे हैं ना, बब्बा की टोपी बड़ी अनोखी, घूम कर देखा यानी पलट कर देखा तो मालूम हुआ पिताजी हैं। हो, मारे भय के मेरे प्राण सूख गए। भय यानी डर, फियर, और प्राण सूख गए। प्राण होते हैं मतलब एक तरह से लाइफ हमारी, सूख गए। सूख गए मतलब ऐसा नहीं है कि ड्राई हो गए। मारे भय के मेरे प्राण सूख गए, मतलब सामने
लेखक के पिताजी हैं और उन्होंने हाथ पकड़ लिया पीछे से, तब वो एकदम से डर गए पिताजी को देखकर, मतलब डर के कारण एकदम से जान सी निकल गई। ओह, उन्होंने गुस्से में कहा, क्यों बे पाजी, यह क्या है? पाजी मतलब शरारती को बोलते हैं, नोटी को। गुस्सा उनको आ रहा था। उस बूढ़े ने लपक कर पिताजी का हाथ पकड़ लिया और कहा, जाने दो भैया, बच्चा है, अभी बेचारे को तमीज़ ही कितनी है। तो बूढ़े ने ही पिताजी के हाथ को रोक लिया, वरना वो तो थप्पड़ लगाने वाले थे, और उनसे कहा कि जाने दो भैया, बच्चा है, मतलब छोटा है, अभी उसको तमीज़ ही कितनी है, मतलब उसको इतनी सेंस नहीं है कि उसको क्या करना चाहिए, आप उसको छोड़ दीजिए, मतलब आप उसको रहने दीजिए। यह घटना, ये जो इंसिडेंट है वो 50 बरस पुरानी हो चुकी है, यानी 50 बोलते हैं 50 को, बरस यानी ईयर्स। जो यह घटना है, लेखक जिसकी बात बता रहा है, वो 50 बरस पुरानी हो चुकी है इन बातों को। और उस समय लेखक की उम्र रही होगी लगभग 10 साल। शुरू में हमने पढ़ा था पहली ही लाइन में, यानी जब वो लेखक ये बात बता रहे हैं अभी उनकी उम्र कितनी हो गई, 50 में 10 जोड़े तो लगभग 60 साल की। और इस बीच 20 बार मुझे अपनी करतूत पर दुख हुआ है। इस बीच मतलब इतने जो साल निकल गए हैं मेरे, मुझे कम से कम 20 बार 20 टाइम्स मुझे अपनी करतूत पर दुख हुआ है। करतूत यानी जो एक तरह से एक्शन या हैंडीवर्क, मुझे बहुत उस चीज़ पर दुख हुआ। मैं अक्सर सोचने लगता हूँ, अक्सर यानी बार बार या ऑफन, तो मैं सोचने लगता हूँ कि काश मैं एक बार फिर अपने बचपन को पा लेता और जो वह बूढ़ा है उसी रूप में मेरे सामने आ जाता। यहाँ पर काश, जब हम किसी भी बात पर हैरान या कोई भी हमारा भाव प्रकट करते हैं तो हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आप देखना कहीं जहाँ पर हम थोड़े से भी हमारे भाव हैं, चाहे फिर वो कुछ भी हो, मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हैरान हूँ, तब हम विस्मयादि बोधक का प्रयोग करते हैं। तो लेखक सोचता है काश, उनको दुख है, आज इस समय दुख है जब वो 50 बरस पुरानी घटना को बता रहे हैं, कि मैं अक्सर सोचने लगता हूँ कि मैं बार बार ऐसा सोचता हूँ कि काश एक बार फिर अपने बचपन को पा लेता। ऐसी कोई टाइम मशीन होती तो बचपन को फिर से मैं पा लेता और वह बूढ़ा उसी रूप में मेरे सामने आ जाता, जो बूढ़ा है उसी रूप में, उसी, देखो अब जब लेखक की उम्र 50 साल है, उस समय 10 थी, तो 50 साल पहले वो बुजुर्ग आदमी कितने बुजुर्ग थे, बिल्कुल सफ़ेद दाढ़ी वाले, कमर झुकी हुई। तो नेचुरल है कि इस समय जब लेखक ये बता रहे हैं वो बूढ़े बाबा जीवित नहीं होंगे, इसलिए लेखक को ज़्यादा पछतावा हो रहा है, ज़्यादा वो गिल्ट में है कि ऐसा होता कि काश मैं बचपन में चला जाता और वो बूढ़े उसी रूप में, उसी बूढ़े के रूप में मेरे सामने आ जाते, तब मैं उसके चरणों पर सिर रख कर कहता, चरण यानी जो उनके फीट हैं, पैर हैं, मैं अपना सिर रख देता और कहता, बाबा, देखो फिर से विस्मयादि बोधक चिन्ह है, बाबा आज भी मेरे हृदय में वह भूल कांटे सी चुभती है। हृदय मतलब हा के अंदर री की मात्रा का प्रयोग हुआ है, लेकिन उसको पूरा नहीं होता है, इसलिए हम नहीं लगाते। हृदय यानी थोड़ा सा साइलेंट है वो, यानी दिल, इसका अर्थ है दिल, कि आज भी मेरे हृदय में, दिल में वह भूल जो मिस्टेक उन्होंने की थी वो कांटे की तरह चुभती है, यानी उनको लाइक ए थॉर्न, मुझे वो पिंच करती है, चुभती है, मुझे माफ़ करो। मैं उनसे माफ़ी मांग लेता, माफ़ कर दो, सॉरी बोलते वो उनको। मैं उन दिनों नादान बच्चा था, नादान यानी एक तरह से इनोसेंट थे, मैं तो बच्चा था उस समय, तब मुझे समझ नहीं थी और मैंने अनजाने में भारी भूल की। अनजाने में यानी अननोइंगली, मैं जानबूझकर नहीं की, क्योंकि मैं तो एक छोटा बच्चा था, लेकिन
वो भूल तो की थी ना, मिस्टेक तो की थी ना, उसके लिए उन्हें बहुत पछतावा है। यानी लेखक कह रहे हैं लास्ट में कि मैं उनके चरणों में सिर रख देता और अपने दिल से उनसे माफ़ी मांगता, और मैं कहता कि बाबा, जो वो भूल मैं की थी वो मेरे दिल में आज भी कांटे की तरह मुझे चुभती हुई पर लगती है, क्योंकि मैं उन दिनों एक छोटा सा नादान इनोसेंट सा बच्चा था। मुझे उस समय समझ नहीं थी। जो मैंने भूल की वो अनजाने में की, अननोइंगली वो की थी। तो इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। इस पार्ट से आपने क्या सीखा? क्या आपने भी कभी कोई छोटी मोटी भूल की है, जाने या फिर अनजाने? कभी कभी हम जानबूझकर भी किसी के साथ टीस करते हैं, या फिर अनजाने में हो जाती है। तो एक बार अगर की है तो माफ़ी ज़रूर मांग लेना, क्योंकि बाद में तो फिर होएगा काश। टाइम मशीन तो सबके पास नहीं है ना बच्चों। कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताना, अगर किसी ने ऐसा किया है तो अच्छी बात है। अपनी भूल के लिए माफ़ी मांग लेना बहुत बड़ी बात है। अगर किसी ने किया और माफ़ी मांगी है तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे भी। और कुछ समझ में नहीं आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें, मैं उत्तर दूंगी। ऐसा नहीं है कि आपको पूछना ही ज़रूरी है, आप वैसे भी मुझसे बात कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कुछ भी आप टाइप कीजिए मुझसे पूछने के लिए, बात करने के लिए, मैं ज़रूर उत्तर दूंगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्ते।